दोस्तों, इंडिया अपने एजुकेशन के सफर में एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। एग्जामिनेशन सिस्टम को लेकर जो बवाल मचा है, उसने एक पुराने सवाल को फिर से खड़ा कर दिया है। क्या एजुकेशन पूरी तरह से राज्यों के हवाले होनी चाहिए? ये सवाल इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर की जड़ पर चोट करता है और हमें मजबूर करता है कि हम एजुकेशन पॉलिसी के इतिहास को समझें और सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स के फायदे और नुकसान को तोलें। एक ऐसे देश के रूप में जो तरक्की चाहता है, हमें इतने बड़े बदलाव के नतीजों पर बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा। इस बहस की पेचीदगियों को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी कैसे बदली है। आजादी से पहले एजुकेशन ज्यादातर प्रांतों की जिम्मेदारी थी और केंद्र सरकार का दखल बहुत कम होता था। 1950 में जब इंडिया का संविधान लागू हुआ तो एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में रखा गया, लेकिन देश की एकता और एक जैसे स्टैंडर्ड की जरूरत को समझते हुए 1990 में देश में 41वें संविधान संशोधन के जरिए एजुकेशन को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इस बदलाव से यह साफ हुआ कि ज्यादातर लोग ये मानते थे कि देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार को एजुकेशन पॉलिसी बनाने में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। 1977 में 14वें संविधान संशोधन के जरिए एजुकेशन को वापस स्टेट लिस्ट में डालने की कोशिश की गई, लेकिन इसका बहुत विरोध हुआ और यह कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम्स की बहस सिर्फ इंडिया में नहीं हो रही है। दुनिया भर के देश नेशनल स्टैंडर्ड्स और लोकल ऑटोनॉमी के बीच सही संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में एजुकेशन सिस्टम काफी डिसेंट्रलाइज्ड है, जहां हर राज्य और यहां तक कि लोकल स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स का करिकुलम, फंडिंग और टीचर सर्टिफिकेशन पर काफी ज्यादा कंट्रोल होता है। इस तरीके से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और लोकल जरूरतों और पसंद के हिसाब से बदलाव करना आसान होता है। लेकिन इससे अलग अलग राज्यों में एजुकेशन की क्वालिटी और अवसरों में असमानता भी आ सकती है। इसके विपरीत फ्रांस और जापान जैसे देशों में एजुकेशन सिस्टम काफी सेंट्रलाइज्ड है, जहां नेशनल गवर्नमेंट का करिकुलम सेट करने, रिसोर्सेज एलोकेट करने और टीचर ट्रेनिंग की देखरेख करने में अहम रोल होता है। जर्मनी एक ऐसा मॉडल पेश करता है जहां जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट और अलग अलग राज्यों के बीच बांटी जाती है। ये कोलैबोरेटिव अप्रोच नेशनल कोहेरेंस और रीजनल फ्लेक्सिबिलिटी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। इस मसले की पेचीदगियों और इंडिया की विविधता को देखते हुए एक बैलेंस्ड अप्रोच बहुत जरूरी है, जो सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स दोनों की खूबियों को पहचाने। एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में रखने से एक ऐसा कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क मिलता है जहां केंद्र सरकार और राज्य दोनों अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। केंद्र सरकार का रोल नेशनल एजुकेशन गोल सेट करने, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स तैयार करने और रिसोर्सेज का समान वितरण सुनिश्चित करने पर केंद्रित होना चाहिए। राज्य सरकारें जमीनी हकीकतों से ज्यादा वाकिफ होती हैं, इसलिए वो लोकल जरूरतों और हालात के हिसाब से एजुकेशनल कंटेंट और पढ़ाने के तरीकों को बेहतर ढंग से ढाल सकती हैं। एजुकेशन को पूरी तरह से स्टेट लिस्ट में शिफ्ट करने के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। हालांकि इसके समर्थकों का तर्क है कि इससे राज्यों को ज्यादा ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, लेकिन आलोचकों को अलग अलग राज्यों में एजुकेशन की क्वालिटी में फ्रैगमेंटेशन और असमानता बढ़ने की चिंता है। एक बड़ी चिंता नेशनल इंटीग्रेशन पर इसके पोटेंशियल इम्पैक्ट को लेकर है। एक जैसा एजुकेशन सिस्टम अलग अलग बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स के बीच नेशनल आइडेंटिटी और साझा मूल्यों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है। एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में शिफ्ट करने से एजुकेशन सिस्टम का बाल्कनाइजेशन हो सकता है, जहां हर राज्य अपनी क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और नजरिए को बढ़ावा दे सकता है। इंडियन एजुकेशन का भविष्य फेडरलिज्म के सिद्धांतों और क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने की जरूरत पर निर्भर करता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, जहां केंद्र और राज्य मिलकर काम करें। NCERT और UGC के एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क को मजबूत करना जरूरी है। ये संस्थाएं नेशनल स्टैंडर्ड सेट करने और रिसर्च को बढ़ावा देने में अहम हैं।
कोलैबोरेशन और इनोवेशन की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम बना सकते हैं।